नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम नवंबर माह के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नाम परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, तो बिरसा मुंडा चौक अब नवीन नाम है। इससे पहले जो है सराय काले खान चौक के नाम से जाना जाता था। कहाँ पे है ये? तो दिल्ली पे। ठीक है, तो दिल्ली के इस चौक के नाम को बदलकर बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है और साथ ही साथ इस चौक में बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। चलिए इसके बारे से और कुछ जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक करने की घोषणा किया है। अब ये अमल पर भी आ गया है। ठीक है, देखिए, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। आपको पता ही होगा कि 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इसकी जयंती के ही उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में जो है सराय काले खान चौक को इसका जो नाम है बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बदले गए अन्य नाम को भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिसमें देखिए, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, तो इस सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है अजबैगीनाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है, अब वही हम ट्रेन 18 की बात करते हैं, तो ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब बदलकर जो है अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। वही S400 का नाम जो है सुदर्शन कर दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का भी हाल ही में नाम को बदला गया है। अब पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। केरल का नाम अब केरलम हो गया है। पुरानी संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अल मिनहाद जो कि सऊदी अरब का शहर है, इसका नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई कर दिया गया है। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। और वही हैरिस पार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसका भी नाम बदलकर जो है लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ बदले गए नाम है जो हाल ही में बदले गए हैं और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा आप याद रखेंगे तो ये है पोर्ट ब्लेयर, केरल, मुगल गार्डन, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो दिल्ली की जो एक बस डिपो है उसमें केवल महिला कर्मचारी है और महिला कर्मचारी होने के ही कारण इस बस डिपो को सखी डिपो कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो यानी कि सखी डिपो का उद्घाटन किया है। इस डिपो में कुल 223 महिला कार्यबल है, जिसमें 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर है। मतलब यहाँ पे जितने भी कर्मचारी है वो सारे के सारे महिला है, इसलिए यहाँ पे इस डिपो का नाम को बदलकर जो है सखी डिपो रखा गया है। मतलब एक नया डिपो यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वर्तमान में सम्मानित कर दिया गया है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डोमिनिका। तो डोमिनिका राष्ट्र के जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और ये बहुत खुशी की बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी को अब तक 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। देखिए, ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिसे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, डोमिनिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। और इसे क्यों सम्मानित किया गया है? तो इसके पीछे का कारण है कोविड महामारी के दौरान जो है डोमिनिका को दिए गए समर्थन और सहयोग। ठीक, यदि हम डोमिनिका की बात करें तो इसकी राजधानी है रोसेव। मुद्रा की यदि हम बात करें तो पूर्वी कैरिबियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट है। ठीक, तो जब भी हम किसी देश के बारे से
बात करेंगे तो उसके राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो विश्व भूगोल है वहां पे आपका पकड़ थोड़ा बहुत ही सही अच्छा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन बनता है या फिर जब भी कोई प्रथम रहता है अपने आप में किसी भी, चाहे उद्घाटन का हो, महोत्सव का हो, सम्मेलन का हो या कुछ भी, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-16 नवंबर 2024 को आयोजित प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये जो महोत्सव है शांति बनाए रखने, जीवंत बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति को समर्पित एक विशाल आयोजन होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है नाइजीरिया का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। यदि हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में जो है सबसे प्रथम स्थान पर जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान बोलते हैं इसको भी, ये भी एक प्रकार का नागरिक सम्मान ही है, जिसमें भारत रत्न आता है। तो भारत रत्न जो है भारत का प्रथम नंबर का जो है सम्मान है। ठीक है, नागरिक सम्मान। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है। ठीक, तीसरे नंबर पे जो है पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे जो है पद्म श्री है। तो ये चार जो है नागरिक सम्मान है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो सबसे पहले नंबर पे है भारत रत्न। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी को जो है नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू ने, यहाँ के राष्ट्रपति के भी नाम याद रख लीजिएगा, बोला अहमद तिनुबू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। और देखिए ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को जो है इस प्रकार का सम्मान मिला है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो सम्मान है प्रधानमंत्री जी पाने वाले जो दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं, मतलब नाइजीरिया की तरफ से दिया जाने वाला दूसरे व्यक्ति हैं, जो विदेशी व्यक्ति हैं जिसे सम्मानित किया गया है। यदि हम पहले स्थान पे बात करते हैं, पहले नंबर पे, तो एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की क्वीन है, इसे 1969 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दूसरे नंबर के विदेशी व्यक्ति हैं जिसे इस प्रकार का सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसलिए भी यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSAT-20 को जो है ये स्पेस एक्स के द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स याद रख लीजिएगा, ये जो है एलन मस्क का कंपनी है। ठीक है, और एलन मस्क कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। देखिए ये जो संचार उपग्रह जो है इसको प्रक्षेपित करने के पीछे का कारण यह है कि जो सुदूर इलाका है वहां भी कम्युनिकेशन सिस्टम आसानी से बहाल हो पाए, इसलिए इस प्रकार का संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, देखिए कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 19 नवंबर को इसे प्रक्षेपित किया गया है। इसका कुल वजन जो है 4700 किलोग्राम है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास खुद का रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है, उसके बावजूद जो है स्पेस एक्स से इस संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। इसके पीछे का जो कारण ये है कि ये जो उपग्रह है ये भारी भरकम उपग्रह है, 4700 किलोग्राम के हैं। हमारे पास जो है केवल 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह को प्रक्षेपित करने का रॉकेट है। ठीक है, हाल ही में देखिए मार्क 3 से प्रक्षेपित किया गया था। ये मार्क 3 जो रॉकेट है अब तक का भारत का सबसे उन्नत किस्म का रॉकेट है और इनकी क्षमता जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4000 किलोग्राम तक का जो संचार है उसे 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह है उसे ही प्रक्षेपित करने की इसके पास शक्ति है। इसलिए जो है भारत को स्पेस एक्स की सहायता भी लेना पड़ा। ठीक है, देखिए ये जो संचार उपग्रह है किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसरो के द्वारा, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, और इसका जो काम होगा वो है दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित आवश्यक संचार सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो है विक्टोरिया केजर-हेलविग को प्रदान किया गया है। देखिए, दो जो खिताब है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो मिस यूनिवर्स का खिताब और दूसरा जो होता है मिस वर्ल्ड का खिताब। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिस वर्ल्ड का खिताब जो है 2024 का किसे प्रदान किया गया है। ठीक, देखिए, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर-हेलविग ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो कहाँ के रहने वाली है? तो ये डेनमार्क की रहने वाली है। इसे आप याद रख लीजिएगा, यदि नाम याद करने में दिक्कत होता होगा तो विक्टोरिया केटी के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, विक्टोरिया केटी। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नवीन कैग का नियुक्ति हुई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति हमारे नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये एक संवैधानिक पद है। ठीक है, तो संवैधानिक पद है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी के संजय मूर्ति को अगला कैग नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे जो कैग थे वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू की यदि हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के ये जो है उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल जो है 20 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि यह जो पद है अपने आप में ये संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 148 में इसके बारे से वर्णन किया गया है। और यदि हम इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 148(1) में इसकी नियुक्ति के बारे से बताया गया है। तो इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सलाह पे इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यदि हम भारत के पहले कैग की बात करें तो एडमंड ट्रमंड थे जो कि आजादी से पहले थे, और वही आजादी के बाद यदि हम बात करते हैं तो वी नरहरि राव जो है हमारे पहले कैग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति जो है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CISF। तो CISF के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। वही हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, भारतीय थल सेना के, तो इसके प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी के जो प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख है अमरसिंह प्रीत। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख हैं विजय किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। SBI के चेयरमैन है CS सेठी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी हाल ही में नियुक्ति हुआ है। 51 नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये है राजीव खन्ना। लोकपाल AM खानविलकर है। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। तो जितना भी यहाँ पे नियुक्ति है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात की पूरी तरह से गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी नियुक्ति है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट का मेंटर किसे नियुक्त किया है? तो आप देख सकते हैं मिताली राज है ये। तो मिताली राज को जो है आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के महिला क्रिकेट का मेंटर नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। देखिए, मिताली राज को 3 वर्ष के अनुबंध के तहत आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के मेंटर नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज और पोषण पर केंद्रित है। ठीक, तो याद रख लीजिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि इसका उत्तर क्या है। तो देखिए, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व जो है ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कोरिया जिला है ये जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से मिलकर बना है। और ये जो है छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला जो अभयारण्य है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है
कि ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखेंगे, ये जो है देश का सबसे बड़ा है। यदि हम पहले नंबर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है पहले स्थान पर है और असम के मानस टाइगर रिजर्व जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारा 56वां नंबर का है। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। इसके यदि हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 28-29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राजील में किया गया है। देखिए यदि हम G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये जो G20 जो है ये एक प्रकार का संगठन है जिसमें कुल 21 देश शामिल है, जिसमें 19 देश हैं और 2 जो है यूनियन है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन है और दूसरा यूरोपीय यूनियन है। क्रम याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि किस क्रम के, तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरा कहाँ हुआ है और पहला किस क्रम के हैं, तो कहाँ हुआ है तो ब्राजील में है हुआ है और किस क्रम के तो 19वां क्रम का है। यदि हम इसके विषय की बात करते हैं, थीम का बात करें तो एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण इसका जो है थीम है। ठीक, ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है, मुद्रा ब्राजीलियन रियल है, राष्ट्रपति यहाँ के हैं लुइस इनासियो लुला दी सिल्वा है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में नवंबर 2024 तक 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार हुआ है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यदि हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं ये थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं और इन तीनों को समन्वय करने का भी कार्य करते हैं। सेना प्रमुख की बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। वायु सेना प्रमुख की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है और नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के धुड़मारस को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है बस्तर जिले के धुड़मारस गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का धुड़मारस गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का दर्जा दिया गया है। चलिए इसके बारे में देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित धुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। यदि हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष आंड्रे अजोले है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल जो है भारत ने जीता है और किसे हराकर तो चीन को हराकर। यदि हम महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इसका जो आयोजन है बिहार में हुआ था। बिहार के राजगीर में जो है इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखेंगे। और कब से कब तक हुआ तो 11 नवंबर से 20 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। विजेता भारत है और उप विजेता की हम बात करें तो चीन है। भारत की महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 में शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। इसमें संस्करण की हम बात करें तो ये 8वां नंबर का संस्करण है। ठीक है, इससे पहले 7 बार और चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हो चुकी है। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो सम्मान है वो दीपिका सहरावत को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। तो हाल ही में जो है राफेल नडाल जो है संन्यास की घोषणा कर चुके हैं और ये संन्यास भी ले चुके हैं। ठीक है, देखिए स्पेन के रहने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस देश के रहने वाले हैं, तो राफेल नडाल जो है स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, ये अब तक जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और वो ऐसा करने वाले दूसरे नंबर के टेनिस स्टार हैं। ठीक,
पहले नंबर पे है नोवाक जोकोविच, ये अब तक जो है 24 ग्रैंड स्लैम जो है जीत चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बारबाडोस और गुयाना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हाल ही में बारबाडोस और गुयाना जो है नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, और इस तरह से नरेंद्र मोदी को कुल 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, देखिए गुयाना सरकार ने 20 नवंबर को पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, याद रख लीजिएगा पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, और बारबाडोस के द्वारा जो है इन्हें ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गुयाना की हम बात करते हैं तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा है गुयाना डॉलर, और इसके राष्ट्रपति है इरफान अली। देखिए अब तक जो है 19 सिविलियन अवार्ड से जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के इकलौते प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक, तो देखिए हाल ही में इन्हें गुयाना का, बारबाडोस का, नाइजीरिया का, डोमिनिक का, तो इस तरह से कुल 4 अवार्ड जो है इसे नागरिक सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेनियल बरेनगोइम और अली अबू अवाद। तो इन दोनों को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, देखिए 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक, ध्यान रखेंगे कौन है, पियानो वादक है और कंडक्टर डेनियल बरेनगोइम, और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है अली अबू अवाद को दिया गया है। अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए जो डेनियल बरेनगोइम है, इसे जो है लोगों को एकजुट करने और सांस्कृतिक और राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए संगीत को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए मिला है। ठीक है, ये जो है पियानो वादक के, ध्यान रखेंगे। वही अली अबू अवाद जो है इसे अहिंसा को बढ़ावा देने और रूट्स जैसे मंच बनाने के लिए, जो फिलिस्तीनियों और इजरायलियों को संवाद और समझ के लिए एक साथ लाते हैं, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 10वें स्थान पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही यदि हम बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा स्थान का, तो ये रिक्त है, खाली है, किसी को भी नहीं मिला है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर नीदरलैंड है। तो यदि हम शीर्ष पे कौन सा देश है तो डेनमार्क है, इसे आप याद रख लीजिएगा, डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है। देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत जो है 10वें स्थान पर है। यह इंडेक्स जो है थिंक टैंक जर्मन वॉइस, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से इस सैटेलाइट को जो है प्रक्षेपित किया गया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। इसे 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टेस्ट किए गए दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टारशिप। ठीक, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को छठा परीक्षण टेक्सास से लॉन्च करके किया है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को जो है संयुक्त तौर पे स्टारशिप कहा जाता है। स्टारशिप की यदि हम बात करें तो स्टारशिप जो है पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है, जिससे 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा सकती है। ठीक है, न्यूयॉर्क से दिल्ली की यात्रा मात्र 1 घंटे में हो सकती है। तो ये सबसे ताकतवर जो है रॉकेट है। देखिए अगला क्वेश्चन, साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा
गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो बिहार को जो है 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी मिला है। बिहार अगले साल अप्रैल में, कब होने वाला है? अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर बिहार में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आयोजित किया जाएगा। आपको पता होगा कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है इसमें पैरालंपिक का भी आयोजन किया जाता है। इसी तरह जो है इस बार जो है पैरा गेम्स भी आयोजित किया जाएगा। पैरा गेम्स युवा खेलों के बाद होंगे, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम के बाद होंगे। दोनों खेलों के बीच 10 से 15 दिन का अंतर होगा। पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार पिछले वर्ष दिल्ली में किया गया था। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन जनवरी में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये 2023 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य जो है आर्मेनिया देश बना है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हमारे भारत में ही है, गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। देखिए, आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। आर्मेनिया 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य बनने की घोषणा की। यह गठबंधन जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में हुआ था, COP21 के दौरान। मुख्यालय इसका गुड़गांव हरियाणा है। अध्यक्ष भारत है। अभी 2024 तक जो है इसकी अध्यक्षता जो है भारत को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसरो ने अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, मोटा मोटी अभी ये समझिए कि गगनयान मिशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जो है पूर्ण किया जाएगा। देखिए, गगनयान मिशन क्या है? यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसके तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। यह जो मिशन है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो केरल को जो है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें आप याद रख लीजिएगा कि विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है प्रति वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसमें केरल राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 83। तो भारत जो है अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 83वें स्थान पर है। देखिए, अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है, जो 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, यदि हम शीर्ष स्थान की बात करें तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर जो है वो है सिंगापुर। ठीक, देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन 192 देशों तक पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक, प्रथम स्थान पर जो है सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर ये 5 देश हैं। भारत जो है 83वें स्थान पर है। चलिए हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांकों को देखेंगे। ये जो सूचकांक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए, पहला जो सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो भारत जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स में यदि हम बात करें भारत 126वें स्थान पर है, वहीं फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है 116वें स्थान पर है, आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। लिंग अंतराल रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो भारत जो है 129वें स्थान पर है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट की यदि हम बात कर रहे हैं, आइसलैंड जो है यहाँ पे दूसरे स्थान पर है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत जो है 93वें स्थान पर है, सोमालिया प्रथम स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 38वां स्थान पर है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर है।
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 159वें स्थान पर है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत जो है 105वें स्थान पर है। प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84वें स्थान पर है। तो ये महत्वपूर्ण सूचकांक है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इस सूचकांकों को ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और पिया श्रीजेश। तो हरमनप्रीत सिंह और पिया श्रीजेश को अलग अलग कैटेगरी में FIH हॉकी स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पूर्व भारतीय गोलकीपर पिया श्रीजेश ने FIH इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह जो है 2024 में अपना तीसरा FIH वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ध्यान रखेंगे, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इससे पहले जो है 2021 और 2022 में भी ये पुरस्कार जीत चुके हैं। वही पिया श्रीजेश जो है इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के तौर पे क्रमशः हरमनप्रीत सिंह और पिया श्रीजेश को यह अवार्ड मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर जेवरे। तो अलेक्जेंडर जेवरे को पेरिस मास्टर 2024 का खिताब मिला है, ठीक। और ये जो है फाइनल मैच में उगो हम्बर्ट को हराकर ये खिताब जो है अपने नाम किया है। यह उनका 7वां ATP मास्टर 1000 खिताब है और कैरियर का 23वां ATP टूर है, ठीक। तो जेवरे जो है 1992 में बोरिस बेकर के बाद जो है यह टूर्नामेंट जीतने वाले पहले जर्मन भी बन गए हैं। तो ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो है अब इसे बदल के अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है, ये जो है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है, ये बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। देखिए बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अजयबीनाथ धाम के सम्मान में बदलने की घोषणा की गई है, ठीक है। अजयबीनाथ मंदिर एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और ये बिहार के सुल्तानगंज में स्थित है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बदला हुआ नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोट शुरू हुआ है, ठीक। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। इसका जो आयोजन था 8 नवंबर से 21 नवंबर तक किया गया है, ठीक है। ये जो है एक वार्षिक युद्धाभ्यास है जो बारी बारी से दोनों देशों के बीच किया जाता है। तो किन दो देश के बीच? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इसी के नाम से देखिएगा आस्ट्रा हिंद भी बना हुआ है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है, ठीक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं। हाल ही में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है, ठीक है। देखिए किस क्रम के हैं? तो 91वें क्रम के हैं। इसके पूर्व जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ जो है इससे पहले जो है मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनका शपथ ग्रहण जो है 11 नवंबर को हुआ है। यदि हम भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हरिलाल जे कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ है, ठीक। इनका जो कार्यकाल है 13 मई 2025 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। मात्र 6 महीने का ही लगभग इनका कार्यकाल देखने को मिल रहा है। यह 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। देखिए जो मुख्य न्यायाधीश जो है इनका कार्यकाल जो है 65 वर्ष
का ही मैक्सिमम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो देखिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में किया जाता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे 5 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो ये जो है 11 नवंबर 2008 से नियमित तौर पे मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो है तैयब इकराम को बनाया गया है। ये इनका दूसरा कार्यकाल है, इससे पहले भी यही थे। देखिए नवीन अध्यक्ष तैयब इकराम है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो स्थापना है 7 जनवरी 1924 को हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। पाकिस्तान के हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में तैयब इकराम को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजरबैजान। तो अजरबैजान के बाकू में, ध्यान रखेंगे अजरबैजान के बाकू में जो है COP29 जो है आयोजित हुआ है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में शुरू हुआ है, अभी खत्म भी हो गया है। कॉप का जो शुरुआत हुआ था मार्च 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। अजरबैजान की यदि हम राजधानी की बात करें तो बाकू इसकी राजधानी है। मुद्रा अजरबैजानी मन्नत है। राष्ट्रपति इल्हाम अलीव है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो देखिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाले जो है जिम्बाब्वे देश है। देखिए जिम्बाब्वे ने 5 नवंबर 2024 को रूस के ओस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट-2 लॉन्च किया है। ठीक, यह मिशन राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता में एक और कदम है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। जिम्बाब्वे जो है अपना हाल ही में दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया है। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए फिक्की का अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन अग्रवाल को किया गया है। देखिए हाल ही में हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-25 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में अग्रवाल फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में ये अनीस शाह का स्थान लेंगे। इससे पहले फिक्की का अध्यक्ष कौन थे? तो अनीस शाह थे। अब हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। देखिए फिक्की के बारे से कुछ जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। यदि हम इंग्लिश की में बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिक्की की स्थापना जो है 1927 में हुआ है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। संस्थापक घनश्याम दास बिरला जी हैं। हाल ही में किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो कोको गॉफ जो है ये अमेरिका के रहने वाली है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कोको गॉफ ने चीन की झेन किनवेन को हराकर अपना पहला WTA महिला टेनिस संघ फाइनल जीता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो खेल है कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब के रियाद शहर में 2 से 9 नवंबर तक आयोजित हुआ है। ठीक है, देखिए जो ये खेल है, इस खेल में जो है विश्व के शीर्ष 8 रैंकिंग वाली महिला एकल और युगल खिलाड़ी जो है इसमें शामिल थी। मतलब जो विश्व के 8 रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं वही इसमें भाग लेते हैं और ये साल का आखिरी प्रतियोगिता भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक वाल्स। देखिए माइक वाल्स ट्रम्प के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल पद है। ठीक है, ये इतने शक्तिशाली पद है कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए इसे सीनेट की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर वह सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी देंगे और विभिन्न एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहली अखिल महिला बटालियन को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CISF। देखिए सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है।
एक विशिष्ट सैन्य टुकड़ी के रूप में गठित की जाने वाली महिला बटालियन देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे हवाई अड्डों और मेट्रो रेल की सुरक्षा और कमांडो के रूप में वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी संभालेगी। यदि हम सीआईएसएफ की बात करें तो देखिए सीआईएसएफ का गठन जो है 10 मार्च 1969 को हुआ है। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी है। महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी जी है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए बुकर पुरस्कार 2024 से जो है समांथा हार्वे को सम्मानित किया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए समांथा हार्वे को सम्मानित किया गया है। ठीक, समांथा हार्वे 2019 के बाद से बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। इन्हें जो है पुरस्कार के तौर पे 50,000 पाउंड और एक ट्रॉफी मिली, ठीक, जो पॉल लिंच ने उन्हें प्रदान की है। तो ध्यान रखेंगे बुकर पुरस्कार जो है समांथा हार्वे को मिला है उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। हाल ही में तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनिल प्रधान। आप देख सकते हैं अनिल प्रधान को जो है तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यदि हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, पिछला रोहिणी नैयर पुरस्कार की यदि हम बात करें तो जगदलपुर बस्तर निवासी जो है श्री दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया है। ठीक, यह पुरस्कार जो है रोहिणी नैयर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप इसमें 10 लाख का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भी दी जाती है इसमें। तो जो अनिल प्रधान है इसे ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23वें स्थान पर। तो सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत जो है 23वें स्थान पर है। देखिए हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी द्वारा लॉन्च की गई सतत सूचकांक रिपोर्ट 2023 में 3 स्तंभों के आधार पर व्यापार स्थिरता में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और पर्यावरण लचीलापन। तो ये 3 आधार पर जो है हेरिंग फाउंडेशन द्वारा जो है सतत सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक, तो इस रिपोर्ट में जो टॉप 5 देश है जिसमें न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, सिंगापुर चौथे स्थान पर और जापान जो है 5वें स्थान पर है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। तो हरियाणा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। देखिए कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के सोनीपत में। देखिए यह संग्रहालय संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों और उन व्यक्तियों की कहानियों का संग्रह है जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। मतलब इस संग्रहालय में हमें उन व्यक्तियों के बारे में जानने को मिलेगा जिनका जो योगदान है संविधान निर्माण में रहा है। ठीक, संग्रहालय का जो उद्देश्य है नागरिकों विशेष रूप से युवाओं को संविधान की अहमियत समझाना और इसके प्रति जो है जागरूकता फैलाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया है? तो देखिए यहाँ पे देश तो नहीं, यहाँ पे नाम हम देख लेंगे प्रधानमंत्री, तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा जो है इसके खिलाफ जो है वारंट जारी किया गया है। ठीक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कि 3 जजों की पीठ ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योवाल गैलेंट और हमास नेता मोहम्मद दीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो देखिए जो आईसीसी है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है इसके 3 जजों की पीठ जो है 3 लोगों के खिलाफ जो है वारंट जारी किया है। इन पर जो मुकदमा चला है वो गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया। मतलब इन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया इस युद्ध के दौरान। ठीक है, जहां पे मानव सहयोग बिल्कुल भी इनके द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। ठीक, इससे क्या हुआ, फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल का आक्रमण शुरू हो गया। चलिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में जानते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इसकी स्थापना जो है 2002 में होता है। इसके कुल सदस्य देश जो है 124 है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। जो आईसीसी है इसकी स्थापना जो है युद्ध अपराध, नरसंहार, आक्रामकता
और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए की गई है। ठीक है, ये जो है उनके खिलाफ मुकदमा चलाते हैं। और देखिए जो आईसीसी है, जो जब भी किसी के खिलाफ मुकदमा जारी करती है, उसके खिलाफ जो वारंट जारी किया जाता है, तो इसके पास कोई खास पुलिस बल नहीं रहता, कोई फोर्स नहीं है जो उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को जो है पकड़ कर लाए। लेकिन जो सदस्य देश होते हैं, यदि वो व्यक्ति उस सदस्य देश के यहाँ दिखाई देते हैं, मिलते हैं, तो उस सदस्य देश का जिम्मेदारी रहता है कि वो उसे पकड़ के आईसीसी मतलब आपराधिक न्यायालय के पास जो है पेश करे। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो अमेरिका देश के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 22 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला। उन्हें वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी ने मिलकर द मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19वां जो है सम्मान प्राप्त हुआ था, उसके साथ ही साथ अभी ये एक नया सम्मान जो उसके नाम आ गया, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए यदि हम अमेरिका के बारे से जानते हैं तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसकी मुद्रा अमेरिकन डॉलर है, राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये दूसरी ऐसे वहां के राष्ट्रपति हैं जो दूसरी बार जो है राष्ट्रपति पद का शपथ लिए हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप जीता है? ठीक है, तो ये खिताब है बिली जीन किंग कप, ये टेनिस के क्षेत्र में खेला जाता है। ठीक है, देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, इटली। तो इटली जो है 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता। देखिए ये जो टेनिस का खेल है ये महिला टेनिस खेल है। ठीक है, इसमें पुरुष बिल्कुल भी शामिल नहीं होते हैं। इटली ने नवंबर 2024 को स्पेन के मलागा में, ये जो खेल जो हुआ था स्पेन के मलागा में आयोजित हुआ था, तो इटली जो है स्लोवाकिया को 2-0 की जीत के साथ अपना 5वां बिली जीन किंग कप खिताब जीता है। ठीक है, तो 2013 के बाद से प्रतियोगिता में इटली की पहली जीत है। देखिए 2013 के बाद से प्रतियोगिता में इटली की पहली जीत है। तो कुल यदि हम इस खिताब की बात करें तो इटली के द्वारा जो है 5 बार जो है विजेता बना है। देखिए बिली जीन किंग कप हर साल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। वैसे जो भी टेनिस का खेल होता है उससे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा ही आयोजित किया जाता है और इसे पुरुषों के डेविस कप के बराबर माना जाता है। ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए बिली जीन किंग कप है वैसे ही पुरुषों के लिए डेविस कप है। ठीक, तो देखिए अभी हाल ही में डेविस कप भी हुआ है और डेविस कप के विजेता भी इटली ही है। देखिए बिली जीन किंग कप को 1963 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की 50वीं वर्षगांठ पर फेडरेशन कप के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, शुरुआती तौर पे ये जो है फेडरेशन कप के तौर पे लॉन्च हुआ था और बाद में जो है इसका नाम बदलकर जो है बिली जीन किंग कप कर दिया गया और इनका नाम जो है 2020 में परिवर्तित हुआ है। देखिए जो बिली जीन किंग है ये एक टेनिस खिलाड़ी है, ध्यान रखेंगे, और इसी के सम्मान में ये जो फेडरेशन कप है इसी को बिली जीन किंग कप जो है नाम दिया गया है। ठीक, देखिए बिली जीन किंग को महिला टेनिस की सर्वकालिक महान खिलाड़ी माना जाता है। वह एक अमेरिकी नागरिक है, उन्होंने 39 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। आपको पता होगा मुख्यतः 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, इसके एक कोड है अफवाह, अफवाह। ठीक है, देखिए पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा जो है यूएस, इसी को अमेरिका कप भी बोल देते हैं। तो ये 4 प्रमुख जो है ग्रैंड स्लैम है जो कि वर्ष भर चलता है, मतलब वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, तो देखिए 1966 में वह दुनिया की पहली नंबर 1 रैंक की महिला टेनिस खिलाड़ी बनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा फेगल चक्रवात का नामकरण किसने रखा है? तो देखिए जब भी कोई चक्रवात आता है तो सब कुछ जिस क्षेत्र में चक्रवात आता है उससे संबंधित देश जो है उसका नामकरण करते हैं। तो इसी तरह जो है
इस चक्रवात का भी नामकरण किया गया है, तो ये जो है सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। देखिए ये जो चक्रवात है बंगाल की खाड़ी, इस साइड हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी हो गया, और इधर हम बात करते हैं अरब सागर का। तो ये जो चक्रवात है इस साइड जो है इस क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, देखिए चक्रवात फेगर 27 नवंबर को तमिलनाडु और श्रीलंका के किनारों पर असर होगा। तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश में बताया गया है। तो ये जो है मुख्यतः इन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ यदि हम दूसरे देश की बात करें तो केरल भी शामिल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत जो है अब तक के आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे शामिल हो गए हैं, और इसे जो है लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा जो है 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ठीक, यदि हम भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं तो अब तक इससे पहले जो है युवराज सिंह जो है सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे थे, और इनका जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन ऑल ओवर यदि हम बात करें तो ये जो है मिशेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है, अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे मिशेल स्टार्क को जाना जाता था, लेकिन अब जो है आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे ऋषभ पंत अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। ठीक है, यदि हम युवराज सिंह की बात करें भारतीय क्रिकेटर की, तो युवराज सिंह को इससे पहले जो है 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ठीक, तो ऑल ओवर यदि हम बात करें तो ऋषभ पंत जो है अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए डेविस कप 2024 का खिताब जो है इटली के द्वारा जीता गया है। इटली जो है इस खिताब को अपने नाम किए हैं। देखिए विश्व नंबर 1 जेनिक सिनर की अगुवाई में इटावली पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को हराकर डेविस कप खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, 2-0 से हराया गया है। यदि हम इटली की बात करें तो इटली जो इससे पहले 1976 और 2023 में डेविस कप का खिताब जीत चुका है। ठीक, ध्यान रखेंगे विजेता है इटली, और यही हम उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जो है नीदरलैंड है। देखिए ये जो डेविस कप है 19 नवंबर से 24 नवंबर तक चला है। कहां? तो स्पेन के मलगा शहर में। यदि हम बिली जीन किंग कप की बात करें तो ये भी जो है स्पेन के मलगा शहर में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे ये जो है हार्ड कोर्ट पर खेला गया टेनिस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो है 10 दिसंबर 2024 तक चलेगा, जो मानवाधिकार दिवस है। यानी कि अगला जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस अभियान के दौरान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महिला ने 2024 के अभियान के विषय के रूप में हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या होती है। यदि हम थीम की बात करें तो ये थीम है हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या। ठीक है, तो इस थीम पे आधारित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में हर साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही होगा कि 26 नवंबर को जो है संविधान लागू किया गया था, और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 डेट है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन जो है संविधान जो है लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। देखिए भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर जोर देता है। पहली बार यह दिवस जो है 2015 में मनाया गया, और 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम राज्य के जो करीमगंज जिला है इसको बदलकर श्रीभूमि रख दिया गया है।
देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो नामकरण किया गया है इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर रखा गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने इस क्षेत्र को श्री भूमि यानी कि मां लक्ष्मी की भूमि के रूप में 100 साल पहले वर्णित किया था और इसी को ध्यान में रखते हुए भी इस क्षेत्र का नाम बदला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और ये जो है 9वां संस्करण है। देखिए कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले 2016 में मनाया गया था और 2016 से अब तक जो है हर साल मनाया जा रहा है। देखिए इस महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर देश और उड़ीसा को पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य जो है भगवत गीता का संदेश फैलाना और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुरुआत जो है अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा किया गया है। ठीक, देखिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 27 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। यदि हम भारत में बाल विवाह की स्थिति की बात करें तो संसद ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया है ताकि बाल विवाह को प्रतिबंधित किया जा सके। आपको पता होगा कि महिलाओं का जो आयु है विवाह का वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम की कोई भी महिला जो है यदि विवाह करती है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। 2006 अधिनियम के अनुसार बाल विवाह से तात्पर्य उस विवाह से है जिसमें दूल्हे पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम और दुल्हन की आयु जो है 18 वर्ष से कम है। बाल विवाह का अधिकतम प्रचलन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों में है जहां 26% लड़कियों की शादी जो है 18 वर्ष से पहले की कर दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो अभियान जो है देशव्यापी अभियान है, पूरे भारत भर में इस अभियान को लागू किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया गया है? ठीक है, तो जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है इसके द्वारा जो है बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ने डोपिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया पर 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बजरंग पुनिया जो है 23 अप्रैल 2024 को अपना जो है सैंपल, ठीक है, डोपिंग सैंपल जो है नहीं दिए थे, इसी कारण जो है इस पर बैन लगाया गया है। देखिए भारतीय तटरक्षक बल ने सेरेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। देखिए भारतीय तटरक्षक बल 27 से 30 नवंबर तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 2024 की मेजबानी किया है। ठीक है, करेगा नहीं, अब ये संपन्न हो गया है। क्षेत्रीय सहयोग और ड्रोन और सैटेलाइट संकट बीकन जैसे तकनीक के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यदि हम भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके प्रमुख जो है परमेश शिवमणि जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पद से इस्तीफा दिया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव हुआ है और महाराष्ट्र चुनाव में जो है बीजेपी जो है प्रमुख पार्टी के तौर पे उभर कर सामने आई है। आपको पता ही होगा कि चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है ताकि नई सरकार का गठन किया जा सके। ठीक है, तो इसी कारण जो है एकनाथ शिंदे जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए हाल ही में मुंबई में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा। अगला क्वेश्चन देखिए, लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टेपेन जो है
लगातार 4 बार जो है फार्मूला 1 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए रेड बुल के चालक मैक्स वर्स्टपन ने लगातार चौथी बार फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया है। ठीक है, देखिए इसके साथ ही वह फार्मूला 1 इतिहास में छठे ऐसे ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 या उससे अधिक बार जो है इस चैंपियनशिप को प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 28 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? ठीक है, ले चुके हैं। तो ये जो है झारखंड। तो देखिए जो हेमंत सोरेन जो है झारखंड में जो है चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। ठीक, ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। 28 नवंबर को जो है झारखंड में चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, इन्होंने जो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के समक्ष जो है पद एवं गोपनीयता का शपथ लिया है और ये झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ लिए हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में टॉप पर रहा है? तो देखिए दुग्ध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश जो है टॉप पर है। उत्तर प्रदेश जो है इनका दुग्ध उत्पादन में 16.21% जो है हिस्सेदारी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है राजस्थान आता है। राजस्थान जो है 14.51% के साथ दूसरे स्थान पे। मध्य प्रदेश 8.91% के आधार पे तीसरे स्थान पर है। गुजरात चौथे स्थान पे और महाराष्ट्र जो है 5वें स्थान पर है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K4। ठीक है, तो देखिए भारतीय नौसेना ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघात से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघात को कमीशन किया था और INS अरिघात के द्वारा जो है K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए जो K4 मिसाइल है इसका निर्माण करता DRDO है, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसके द्वारा जो है K4 मिसाइल का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है टॉक्सिक फिल्म को मिला है। आपको पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है गोवा में हुआ है। ठीक है, और ये 55वां संस्करण था इसका। देखिए इसका आयोजन तिथि जो है 20 नवंबर से 28 नवंबर तक था। देखिए कुछ पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो इसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया जाता है। इसके विजेता जो है टॉक्सिक फिल्म का नाम है। वही हम सिल्वर पीकॉक पुरस्कार की बात करें जो कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को मिलता है, तो ये है बोगदान मोरिसानु। ठीक है, वही सिल्वर पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए क्लेमेंट फेवो है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। ये जो सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जो है ये 3 चीज के लिए दिया जा रहा है। एक तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और तीसरा जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, अभिनेत्री वेस्टा माटुलिटे और युवा रुपेई काइटे है। ठीक है, आप इतना याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा मत देखिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये जो है फिलिप नोयस को मिला है। ये ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है। ठीक, तो इतना सारा है इससे संबंधित, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देश के किस पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। देखिए पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये जो है देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है जिसमें आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय शामिल होते हैं। ठीक, यदि हम पहला संस्करण की बात करें तो 2015 में जो है IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है दिवित रेड्डी।
देखिए जो दिविथ रेड्डी जो है 8 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि अंडर 8 में जो है इनका जो है विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जो है इन्होंने प्राप्त की है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसाटो कांडा। तो मसाटो कांडा को जो है एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो है 11वां अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे 11वां अध्यक्ष चुना गया है मसाटो कांडा को। मसाटो कांडा से पहले जो है मसात्सुगु अस्कावा, तो मसात्सुगु अस्कावा की जगह पे है इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। ठीक, इनका जो कार्यकाल है 23 नवंबर 2026 को समाप्त होगा। यदि हम एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुआ है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके जो कुल सदस्य देश जो है 68 है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। तो सिंगापुर और भारत के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हो गया है। ठीक है, और ये जो है इसका 13वां संस्करण है। ठीक, ये जो है महाराष्ट्र में संपन्न हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।